हम लोगों ने शुरू किया था 11 के पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर एग्जीक्यूटिव. ओके, इज इट? Executive. So we have completed 50% of the chapter on last class. Today we will continue the same chapter. Okay, याद है ये पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया मैंने पढ़ाया था. पावर्स एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारतवर्ष की जो सिस्टम है उस सिस्टम में प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. बट प्रेसिडेंट हैज गॉट सो मेनी पावर, बट ऑल दिस पावर्स president can use in consent with the prime minister or council of minister. प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसेंट की सिवा प्रेसिडेंट अपना कुछ भी पावर यूज नहीं कर सकते. लेकिन लेकिन कुछ पावर प्रेसिडेंट का है जो वो बिना प्राइम मिनिस्टर को पूछे यूज कर सकता है. ये है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, ये डिस्क्रिशनरी पावर क्या है बेटा? डिस्क्रिशनरी पावर ये है कि प्रेसिडेंट ऐसे तो सारे काम प्राइम मिनिस्टर को पूछ के करेंगे, लेकिन ये 3 काम यहाँ पे है जिसके लिए उनको प्राइम मिनिस्टर को पूछने की जरूरत नहीं है. नंबर 1, the president has the right to be informed of all the important matters and deliberations of the council of ministers. The prime minister is obliged to furnish all the information that the president may call for. पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, ये मिनिस्टर लोग क्या बातचीत कर रहा है, इस सारे चीजों का इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट अगर चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है. एंड प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को ये सारे बातें बताना जरूरी है. अंगुना मोहिनी कुछ बोलोगे? अंगुना मोहिनी, would you like to say something? Okay, you are hearing. Nice. Thank you. Thank you. Second, there are at least 3 situations where the president can exercise the powers using his or her own discretion. In the first place, we have already noted the president can send back the advice given by the council of ministers. अभी council of ministers में Hello, sir. yes, who is speaking? Sir, MTV2. MTV2 बोलो क्या बोल रहे हैं? Sir, कौन सा क्लास? क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस. सेकंड, पार्लियामेंट या मिनिस्टर जो डिसीजन लिया, अगर वो डिसीजन प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया तो प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द सेम थिंग, वो उसको वापस कर सकता है. लेकिन अगर दोबारा लोकसभा या राज्यसभा वो मैटर को प्रेसिडेंट के पास भेजता है तो प्रेसिडेंट को अपना सिग्नेचर देना पड़ेगा. Second, the president also has veto power by which
he can withhold or refuse to give assent to bills other than money bill. Money bill छोड़ के अदर कोई भी बिल हो तो प्रेसिडेंट अपना वेटो, वेटो मतलब स्पेशल पावर, veto का मतलब हुआ special power. So in that case, president can use his special power to not to allow this bill. अगर मानी बिल हुआ तो प्रेसिडेंट को कंसेंट देना ही पड़ेगा. थर्ड, the third kind of discretion arises more out of political circumstances. Formally, the president appoints the prime minister. Normally, the चलो अभी थर्ड डिस्क्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रेशन पावर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल पावर है. क्या है ये? ऐसे तो जो लोकसभा में लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी is to be appointed as the prime minister by president of India. लोकसभा में जो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी है ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದೇ ಸರ್. ಓಹೋ ಅದು ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಅಷ್ಟೇ. और थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया या कुछ नहीं वो कंप्यूटर को थोड़ा ठंडा लग गया, ठीक है ना, इसीलिए. तुम लोगों को तो ठंडा लगता नहीं है, कंप्यूटर को थोड़ा ठंडा लग गया, इसलिए थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, नथिंग. तो अभी जो लोकसभा का लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी है उसको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाता है. लेकिन अगर किसी कारण से लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और बहुत पार्टी मिलके सरकार बनाया है गठबंधन सरकार, और उस गठबंधन सरकार में सारे पार्टी, कोई पार्टी किसी को नहीं मान रहा है, ये बोल रहा है कि मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर, वो बोल रहा है मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर, और ऐसा कंडीशन हुआ तो इन दैट केस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी अपने हिसाब से अपने पसंदीदा प्रार्थी को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना सकता है. क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस. अभी तुमको लग सकता है, अभी तुम लोगों को लग सकता है सर अगर प्रेसिडेंट को कोई पावर है ही नहीं तो क्यों हम लोग प्रेसिडेंट रखे हुए हैं, नाम के लिए? नहीं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखने को प्रेसिडेंट का पावर बहुत खास नहीं है, लेकिन इंडिया एडॉप्टेड द मेथड ऑफ सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब ही हुआ कंट्री का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, ना कि सिलेक्टेड होगा.
अभी प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, ये लोग सारे काम देखते हैं। लेकिन मान लो किसी कारणवश ये गठबंधन सरकार टूट गया या किसी ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं रहे, तो देन एंड देयर गवर्नमेंट डिफॉल्ट हो जाएगा। अभी जब गवर्नमेंट डिफॉल्ट हो जाएगा तो इंस्टेंट तो प्राइम मिनिस्टर को बनाना पॉसिबल नहीं होगा ना, इंस्टेंट रातों रात इलेक्शन करना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज इलेक्शन कंडक्टिंग इन ए कंट्री लाइक इंडिया इज ए वेरी टफ मैटर, तो समय की बात है। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ तो जब तक इलेक्शन ना हो, जब तक नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिसभा की गठन ना बने, जब तक नया प्राइम मिनिस्टर ना बने, तब तक देश में राष्ट्रपति शासन रहेगा। समझे? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे तुम्हारा स्कूल में प्रिंसिपल के बाद होता है वाइस प्रिंसिपल, इसी तरह भारतवर्ष में भी प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट है एक पोस्ट, एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरपर्सन है बाय डिफॉल्ट, ओके। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years, हिज इलेक्शन मेथड इज सिमिलर टू प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन जिन लोगों को हम लोग इलेक्ट करते हैं उन लोगों द्वारा होता है, लेकिन डिफरेंस है वाइस प्रेसिडेंट की निर्वाचन में केवल लोकसभा एंड राज्यसभा की मेंबर ही वोट देते हैं, इसमें एमएलए को वोट देने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करता है या प्रेसिडेंट आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में प्रेसिडेंट का जो कामकाज है वो वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं। ये तुम्हारा स्कूल में भी होता होगा, जब भी कोई प्रिंसिपल छुट्टी पे होते हैं या प्रिंसिपल कोई मीटिंग वूटिंग में आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो वाइस प्रिंसिपल स्कूल को संभालते हैं। सेम थिंग कंट्री का मैटर नहीं। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हम लोगों ने देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्शन होता है लोकसभा का, इलेक्शन के बाद जब नतीजा निकलता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, इन दैट रिजल्ट द पार्टी हु गेट्स मेजोरिटी, जिन पार्टी को मेजोरिटी मिलता है, बहुमत मिलता है, उस पार्टी का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है। और अगर एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो 2-3 पार्टी ग्रुपिंग करके सरकार बनाते हैं, उसको बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। सो गठबंधन में भी जो लीडर होगा उस गठबंधन का वही बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट लेटर इशू करता है प्रेसिडेंट। ठीक है। एक बार प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्ट हो जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर बाकी सारे मिनिस्टर को चयन करते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर के साथ तीन कैटेगरी का मिनिस्टर होता है। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके, नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का
जो क्लोज होंगे, जो लोग प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही क्लोज होंगे, A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले अपना मेन टीम बनाता है। जो लोगों को बड़े बड़े जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे कि डिफेंस, फाइनेंस, सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सोशल वेलफेयर, चिल्ड्रन वेलफेयर, गर्ल्स वेलफेयर, इस तरह का बड़े बड़े पोर्टफोलियो, बड़े बड़े डिपार्टमेंट दिया जाता है, जिन लोगों को इनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के मेन टीम, प्राइम मिनिस्टर जब चाहे तब कैबिनेट मीटिंग बुला सकता है। ठीक है ना। तो ये हो गया, तुम जानते हो ना कैबिनेट, कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट क्या है? कैबिनेट हो गया प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे बड़े बड़े पोस्ट जिन लोगों के पास रहता है, वो लोग होता है कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारमण जी, ठीक है ना, वेंकैया नायडू, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर है। ओके। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को अकेला पूरे देश को संभालना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हर एक डिपार्टमेंट को एक एक चीफ मिनिस्टर अपॉइंट की जाती है। कैबिनेट मिनिस्टर के बाद जो सेकंड कैटेगरी आता है वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट। याद रखना बच्चों, कैबिनेट मिनिस्टर के बाद जो आता है सेकंड कैटेगरी वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट। नाउ ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट। ये लोग हैं, जितने स्टेट है भारतवर्ष में, सभी स्टेट के लिए एक एक मिनिस्टर को अपॉइंट की जाती है। ये तो है कैबिनेट मिनिस्टर पूरे कंट्री के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर पूरे कंट्री के लिए। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट, जो हर एक स्टेट के लिए अपॉइंट की जाती है। उसके बाद आते हैं थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है नंबर 2। नंबर 3 में आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये लोग कौन कौन है? ये लोग हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं। तो 3 कैटेगरी का मिनिस्टर मिला। नंबर 1 कैबिनेट मिनिस्टर, सब बीच में है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का क्लोज सर्कुल में है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के बाद जो दूसरा सर्कुल आता है वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट। उसके बाद और एक सर्कुल आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है ना। ये सारे मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मिलके बनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझे? चमका? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट एंड साइलेंट ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो কাউন্সিল অফ মিনিস্টার মানে প্রাইম মিনিস্টার, উনার সঙ্গে ক্যাবিনেট মিনিস্টার, তারপরে মিনিস্টার অফ স্টেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তারপরে মিনিস্টার অফ স্টেট, সব মিনিস্টার মিলে হয়
কাউন্সিল অফ মিনিস্টার, যেটাকে বাংলায় বলে মন্ত্রী পরিষদ। মন্ত্রী পরিষদ, समझे? चलो, এখন কথা হলো কতজন মন্ত্রী হবে, कितने मिनिस्टर होंगे, हाउ मेनी मिनिस्टर्स वुड बी देयर as per Constitution of India. The total strength of Lok Sabha 15, not more than 15%. ठीक है? अभी लोकसभा में कितना मेंबर है? 543। 543 का 15% कितना हुआ? 81। ओके, 81 या 82। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैक्सिमम 82 हो सकता है, 82 मिनिस्टर हो सकता है ऑल टुगेदर। इसमें कैबिनेट कितना होगा इसका कोई डिक्लेरेशन नहीं है, दैट इज डिपेंड ऑन प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को जितना बड़ा चाहेंगे उतना बड़ा कैबिनेट बनाएंगे। समझा? বুঝতে পেরেছো? প্রধানমন্ত্রীর উপরে ডিপেন্ড করে। প্রধানমন্ত্রী যদি মনে করেন 20 জনকে বানাবেন ক্যাবিনেট মিনিস্টার, তাহলে 20 জন হবেন। যদি মনে করে 24 জন করবেন, 24 জন। ওয়ান পয়েন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নোট ইট। আমাদের বর্তমান পার্লামেন্টে, আমাদের যে বর্তমান গভর্নমেন্ট एनडीए सरकार, এই एनडीए सरकारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है एनडीए, एनडीए सरकार में 31 कैबिनेट मिनिस्टर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी আমাদের বর্তমান যে সরকার আছে সেই সরকারে নরেন্দ্র মোদী প্রাইম মিনিস্টার, নরেন্দ্র মোদীজির সঙ্গে আরো 31 জন 31 कैबिनेट मिनिस्टर আছেন। ওকে, নেক্সট। এখন ধরো মনে করো বিশ্রামগঞ্জ এসটি গার্লস হোস্টেলের একটা মেয়ে যে বসা আছে এখানে চাদর গায়ে দিয়ে, না ব্ল্যাক টি শার্ট, ওকে নরেন্দ্র মোদী পছন্দ করলো, ওকে मिनिस्टर বানিয়ে দেবে। विश्रामगंज गर्ल्स हॉस्टल की जो लड़की बैठी हुई है ब्लैक टीज में, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, उनको पसंद आ गया, उन्होंने बोला कि तेरे को हम मिनिस्टर बना देते हैं। जबकि ये लड़की वो तो कोई इलेक्शन में खड़े हुआ ही नहीं है, इलेक्शन जीता ही नहीं है, वो तो इलेक्शन जीते नहीं, तो मिनिस्टर হবে কি করে? এটারও প্রভিশন আছে। যদি প্রাইম মিনিস্টার মনে করে কাউকে পার্লামেন্টের মেম্বার ছাড়া মিনিস্টার বানাতে, তাও পারবে। যদি প্রাইম মিনিস্টার মনে করে বিশ্রামগঞ্জ, প্রাইম মিনিস্টার মনে করে বীরচন্দ্র মনু, প্রাইম মিনিস্টার মনে করে অঙ্গনা মোহিনী, প্রাইম মিনিস্টার মনে করে বরকাটাল, যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো স্টুডেন্টকে মিনিস্টার বানিয়ে দেবে। सो यू विल बी मिनिस्टर। बट लेकिन मगर परंतु किंतु आगे क्या करना होगा? अगर विश्रामगंज की ये ब्लैक टी शर्ट वाली लड़की को मिनिस्टर बना देता है तो अगले 6 महीने में, आगामी 6 मासेर मध्य, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ, ये लड़की को कोई ना कोई एरिया से इलेक्शन जीतना पड़ेगा, नहीं तो 6 महीने के बाद मिनिस्ट्री खत्म। समझे? तो तुम भी मिनिस्टर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी को बोलो फोन करके, बोले मोदी जी आई वांट टू बी मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बोले आप तुम कौन हो? बोले मैं विश्रामगंज की एसटी गर्ल्स हॉस्टल में रहता हूं। ठीक है ना, फोन करके बोल देना। ठीक है, जो मैंने तुमको बोल दिया पहले,
जो मिनिस्टर का स्ट्रेंथ होगा नॉट मोर देन 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल्स। लोकसभा का जितना मेंबर है उसके 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, Prime Minister exists, Prime Minister enjoys a preeminent place in the government। इसका मतलब क्या है बेटा? এটা মানে হচ্ছে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার হচ্ছে গিয়ে কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের ক্যাপ্টেন, जैसे क्लास क्लास मॉनिटर, क्लास कैप्टन तुम लोगों का होता है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इज द कैप्टन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि हम यहां नहीं बैठेंगे तो बाकी सारे मिनिस्टर भी नहीं बैठेंगे। ठीक है ना? मान लो तुम लोग टीचर्स के साथ, तुम्हारे टीचर्स के साथ कोई पे गए हो, कैंपिंग में गए हो, वहां पे जाके जहां पे तुम लोग गए वहां पे तुम लोगों को उतना रेस्पेक्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। तुम्हारा टीचर गुस्सा हो गया, बोले बच्चों हम लोग यहाँ नहीं बैठेंगे, चलो। तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग बोलोगे हाँ साहब चलिए, हम लोग यहाँ नहीं बैठेंगे। वही है प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज योर टीचर इज द कैप्टन ऑफ दिस कैंपिंग ग्रुप। सेम प्राइम मिनिस्टर इज द कैप्टन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ग्रुप। ओके, चमका। परमानेंट एग्जीक्यूटिव, अभी आ जाओ एग्जीक्यूटिव चैप्टर के। अभी तक जो देखा हम लोगों ने इलेक्टेड मेंबर, ये लोग है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। नाउ वी विल स्टार्ट सेकंड सेगमेंट ऑफ द चैप्टर, दैट इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी। What is this? Permanent executive मतलब those who are officially appointed, not elected। जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, अभी क्लास 11 में हो, फिर 12 करोगे, उसके बाद ग्रेजुएशन करोगे, फिर जॉब के लिए अप्लाई करोगे, कहीं ना कहीं तुमको गवर्नमेंट जॉब या सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मिला। जब तुम गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बन गए, यू आर द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तब तुम बन गए ब्यूरोक्रेट्स, बांग्लाয় बोले আমলাতন্ত্র। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज दैट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव যারা ওরা হচ্ছে they are elected by the peoples। পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভ একটা পার্টিকুলার পিরিয়ডের জন্য for 5 years or for 6 years they used to get elect by the people। ওরা 5 অথবা 6 বছরের জন্য इलेक्ट হয়। बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव अगर तुमको एक बार नौकरी मिल गया तो अप टू एज ऑफ 60 years ऑफ एज तुम नौकरी में बहाल रहोगे, तुमको कोई नहीं निकाल सकता। सेकेंड थिंग, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन लोगों को इलेक्शन जीतने के लिए कोई एग्जाम देने का जरूरत नहीं होता है। बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव अगर तुमको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो यू मस्ट हैव टू फेस ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रैक करना होगा, इंटरव्यू ट्रैक करना होगा, क्रैक करना होगा, तभी जाकर तुमको जॉब मिलेगा। लेकिन मिनिस्टर या जो एमपी है उन लोगों को कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है। ओके, थर्ड, मिनिस्टर या एमपी बनने के लिए
कोई क्वालिफिकेशन डिक्लेयर नहीं है, चाहे मेट्रिकुलेट हो या एलपी स्कूल पास हो या अंगूठा छाप हो, कोई भी मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन कोई अंगूठा छाप, कोई मेट्रिकुलेट ऑफिसर नहीं बन पाएगा, समझे? टू बी ऑफिसर यू मस्ट हैव टू बी ग्रेजुएट, तुमको मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, सवाल क्या है? हम लोग का जो आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, सिविल सर्वेंट्स है, दे आर हाईली क्वालिफाइड, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, डॉक्टरेट, एमफिल, हाई क्वालिफाइड है। लेकिन इतने क्वालिफिकेशन के बाद भी ये आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर को मिनिस्टर के अंडर में काम करना पड़ता है, जो मिनिस्टर में भी मेट्रिकुलेट है, जो सिर्फ मैट्रिक पास है। और आईएएस ऑफिसर हाई प्रोफाइल है, फिर भी वो क्यों मिनिस्टर के अंडर में है? बिकॉज कारण এই যে মিনিস্টার, এই যে এমপি, এই এমপি কে ইলেক্ট করেছে ভারতবর্ষের জনগণ। এমপি ইজ ইলেক্টেড বাই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া, and you know India is a democratic country। डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन, पब्लिक के ऊपर कोई नहीं है। सो मेन पावर आर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। तो जबकि मिनिस्टर को पब्लिक इलेक्ट करते हैं, सिटीजन इलेक्ट करते हैं, पीपल्स इलेक्ट करते हैं, इसीलिए मिनिस्टर आर मोर सुपीरियर देन ब्यूरोक्रेट्स। समझ में आया? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वर्सेस परमानेंट एग्जीक्यूटिव। चमका, विश्रामगंज, इंडिकेट मी, विश्रामगंज, बुझते पेरेছো? वेरी गुड। बीरचंद्र मनु, बुझते पेरेছো? समझ में आया? फाइन। मेलागढ़, नौलछोर, वेरी गुड। बोरकाटाल, समझ में आया? ओके, नाइस। अभी बात यह है, क्यों भारतीय संविधान में जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उन लोगों को नीचे रखा गया और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ऊपर रखा गया? वो इसीलिए, अगर परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लोगों का पास ऑफिस की जिम्मेदारी है, अगर इन लोगों का ऊपर कोई ना हो तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे ऑफिस स्टाफ करप्ट हो जाए, सारे ऑफिस स्टाफ डिक्टेटर बन जाए। ठीक है ना? तो इसीलिए उन लोगों को एक भय रहेगा, उन लोगों को एक फेयरनेस रहेगा, इन लोगों का एक डर रहेगा कि हम लोग के ऊपर मिनिस्टर है, मिनिस्टर इज वॉचिंग एवरीथिंग, एंड इफ वी बी partial or if we be corrupt, then might be that we will have to lose our job। अगर ऐसा हो जाएगा कि हम लोग करप्ट हो जाएंगे तो मे बी हमको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। বুঝতে পেরেছো কেন এই সিস্টেম করেছে? পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভ ইজ সুপিরিয়র দেন পার্মানেন্ট এক্সিকিউটিভ, বিকজ কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া, ভারতের সংবিধান এটাই চেয়েছিল যে যারা পার্মানেন্ট এক্সিকিউটিভ হবে তারা যাতে কোনো অ্যাঙ্গেলে करप्ट होते ना पारे, किसी भी एंगल में ये लोग करप्ट मैल प्रैक्टिस ना कर पाए। चमका, समझे? इसलिए सारे सारे लोगों को मिनिस्टर की भय रहता है।
अभी संविधान ये भी सोचा, ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, नो डाउट ये हाई प्रोफाइल पोस्ट है, हाई एडुकेटेड पोस्ट है। भारतवर्ष की कोने कोने रिमोट एरिया में सब लोगों की बस की बात नहीं है हाई प्रोफाइल ग्रेजुएट बनना, हाई प्रोफाइल एडुकेटेड बनना। तो ये लोगों को नौकरी मिलेगा नहीं, ये लोग एग्जीक्यूटिव बनेगा नहीं, बनेगा। उन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट कुछ ऑप्शन, संविधान इन लोगों के लिए भी कुछ ऑप्शन रखा। व्हाट आर दिस ऑप्शन? दीज आर कॉल्ड रिजर्वेशन। इसको बोलते हैं रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एटसेट्रा। क्यों क्यों इन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया? इन लोगों को इसलिए रिजर्वेशन दिया गया कि ये लोग रिमोट एरिया में रहते हैं। ये तुम लोग के लिए गवर्नमेंट ये क्लास की व्यवस्था किए हैं, सबके लिए नहीं किए हैं कि तुम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है बाहर जाके कोचिंग करने का। इसलिए गवर्नमेंट तुम लोगों को एक ऑप्शन बना के दिया कि तुम लोग अपना हॉस्टल में बैठे बैठे अपने क्लास, कोचिंग, ट्यूशन कर पाओगे। ये एक वन काइंड ऑफ रिजर्वेशन है। So reservation policy is a unique policy in India for ST, SC, OBC and EWS. ST मतलब ऑन योर माइक। ST का मतलब क्या? माइक ऑन करो। सेम। ST का मतलब ST मतलब शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब। SC मतलब यू नो SC मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट। ST मतलब शेड्यूल ट्राइब। ओबीसी मतलब ओबीसी। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस मतलब जो लोग इकोनॉमिकली वीक है, যারা আর্থিক দিকে দুর্বল। ঠিক আছে? क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विस। इंडिया में कितने प्रकार के सिविल सर्विस है? नंबर 1 हो गया ऑल इंडिया सिविल सर्विस, जिसमें आता है तुम्हारा यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस। ठीक है? उसके बाद आ गया सेंट्रल सर्विस में आता है आईएफएस, आईसीएस। आईएफएस हो गया इंडियन फॉरेन सर्विस, आईसीएस हो गया इंडियन कस्टम सर्विस। उसके बाद आता है स्टेट सर्विस, स्टेट में आता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, जैसे टीसीएस का मतलब त्रिपुरा सिविल सर्विस। एसीएस मतलब असम सिविल सर्विस। ठीक है ना? इसमें से टॉप कैटेगरी में है यूपीएससी, जिसके माध्यम से लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। ठीक है? स्टेट में जितने गवर्नमेंट के काम है, सारे काम को देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट स्टाफ को अपॉइंट करते हैं थ्रू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। त्रिपुरा के लिए त्रिपुरा सिविल सर्विस, असम के लिए असम सिविल सर्विस, बिहार के लिए बिहार सिविल सर्विस, यूपी के लिए यूपी सिविल सर्विस।
So here is the conclusion. क्या हम लोग देखा चैप्टर में द मॉडर्न एग्जीक्यूटिव इज ए वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट. द एग्जीक्यूटिव enjoys greater power compared to the other organs of the government. This generates a greater need to have democracy control over the executive. So আমাদের মডার্ন সিস্টেমে এক্সিকিউটিভ একটা পাওয়ারফুল গ্রুপ, একটা পাওয়ারফুল ইনস্টিটিউশন. এক্সিকিউটিভ মানে enjoy great powers and it is very important for democracy. The makers of our constitution thought with foresight that the executive must be put firmly under regular supervision. जैसे मैंने बोला था, हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पहले ही सोचा था, क्योंकि भारत संविधान बनने से पहले बहुत सारे कंट्रीज का संविधान बन चुका था. So many countries have prepared their constitution before independence of India. So India got the experience of such things, and what negative things are there, these were reduced or declined from our concept. हम लोग संविधान ने चाहा कि ऐसा एक सिस्टम बने जहां पे एग्जीक्यूटिव किसी की सुपरविजन में रहे. एग्जीक्यूटिव should be under regular supervision and control, and that controlling power is in the hands of Council of Ministers. Okay, thus a constitutional limits over the exercise of powers and democratic politics have ensured that executive organ cannot become unresponsive. Last point बोला, इसी के चलते जो हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, हम लोग को जो एग्जीक्यूटिव है, हम लोग को जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वो लोग जिम्मेदारी से अपना काम करता है. समझे? चमका? With this, your executive chapter is over, my dear Visramganj, Borjola, sorry, and all Vichendra Munu, Nolchor, Miragor, Anguna Mohini, सबको अगर कोई भी दिक्कत हो तो you message and I will clear the doubt again. Okay, now you अभी तुम लोगों को इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, इनसाइड क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, लर्न करना है. नेक्स्ट क्लास আমি আসবো আবার নতুন একটা চ্যাপ্টার নিয়ে. with a new chapter we will start the next class. Till then, bye bye.